पुलिस डाकुओं को नकेल डालने में नाकाम। गुज़िश्ता 24 घंटों में डकैती की 2 वारदातें रिपोर्ट। थाना लक्सियां की हुदूद में मोटरवे से आलमोड़ के करीब डकैती। 2 मोटरसाइकिल सवार डाकुओं ने कैरी डब्बा रोककर शहरी से 2 लाख नकदी और कीमती सामान लूट लिया। थाना कोट मोमिन की हुदूद में डाकू घर के ताले तोड़कर 5 लाख नकदी और कीमती सामान लेकर फरार। आपको इस हवाले से अपडेट करें हैं। सरगोदा में पुलिस डाकुओं को नकेल डालने में नाकाम। गुज़िश्ता 24 घंटों में डकैती की 2 वारदातें रिपोर्ट हुई। थाना लक्सियां की हुदूद में मोटरवे से आलमोड़ के करीब डकैती। 2 मोटरसाइकिल सवार डाकुओं ने कैरी डब्बा रोककर शहरियों से 2 लाख नकदी और कीमती सामान लूट लिया। इस हवाले से मैं ज्वाइन किया है ब्यूरो चीफ सरगोदा फसीउल्लाह ने। जी फसी, बताइएगा कि पुलिस डाकुओं को नकेल डालने में नाकाम है सरगोदा में। बिल्कुल, पुलिस बिल्कुल ही नाकाम दिखाई देती है और जितने जराइम पेशा नासिर हैं वो जिला सरगोदा में बढ़ते चले जा रहे हैं। और अगर गुज़श्ता एक माह की बात कर ली जाए तो इसमें आए रोज जो है वो डकैती की वारदात रिपोर्ट हो रही है, चोरी की वारदात रिपोर्ट हो रही है और शहरी जो है वो अपने कीमती सामान से महरूम हो रहे हैं। इस हवाले से अगर गुज़श्ता 24 घंटों की बात कर ली जाए तो थाना लक्सियां की हदूद में जो है वो एक डकैती की वारदात हुई, जहां पर 2 मुसल्लह डाकुओं ने मोटरसाइकिल पर जो सवार थे उनकी जानिब से कैरी डब्बे को रोका गया और असले के जोर पर उसे कीमती जो है सामान भी लिया गया, साथ ही साथ 2 लाख से ज्यादा नकदी जो है वो छीनकर फरार हो गए। इसी तरह दूसरी जो वारदात हुई है वो थाना कोट मोमिन की हदूद में वाकया हुई है, जहां पर नामालूम जो डकैत थे वो असले के जोर पर एक तो घर में दीवारें फलांग कर दाखिल हुए और फिर दरवाजों के ताले तोड़कर और जहां वहां पर बुजुर्ग शहरी बैठे थे घर में उनको बाकायदा तौर पर उन्होंने बांध कर रखा और फिर जो घर का सारा सामान था, वहां पर जेवरात थे और कीमती जितनी अशिया थी वो लेकर फरार हो गए। इस हवाले से डीपीओ सरगोदा जो है उनकी जानिब से जो लायामल बनाए जा रहे हैं, जो पॉलिसी बनाई जा रही है वो बिल्कुल ही नाकाम दिखाई देती है। इसमें यह भी देखने में आ रहा है कि जो सर्च ऑपरेशन की कमी है वो भी बड़ी वजूहात बन रही है कि रात गए में आप अगर लाहौर रोड जो कि एक अहम शाहरा है वहां पर कोई भी आपको ना तो पुलिस वाला नजर आएगा, ना ही जो पेट्रोलिंग पुलिस है उसकी कोई गाड़ी नजर आएगी और वहां पर जो डकैत हैं उनको शहरियों के साथ डकैती करना इंतहाई आसान समझा जा रहा है। इसी तरह फैसलाबाद रोड के भी यही मनाजिर हैं और दीगर जितनी भी अहम शाहरा हैं वहां पर पेट्रोलिंग कम है, सर्च ऑपरेशन कम किए जा रहे हैं। इसके साथ साथ दूसरी बड़ी वजह जो मैं बताता चलूं कि बेशतर ऐसे थाने हैं जहां पर जो जूनियर सब इंस्पेक्टर हैं उन्हें एसएचओ तैनात किया गया और उनकी जो कमजोरी है और चूंकि जो सीनियर ऑफिसर है उनको खुडे लाइन लगाया गया है, किसी को पुलिस लाइन में रखा गया, किसी को इन्वेस्टिगेशन विंग में रखा गया। अगर उसके तजर्बे और उसकी सलाहियत से फायदा उठाया जाए तो जराइम को कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन जिला सरगोदा में जो जराइम है वो बढ़ता ही चला जा रहा है। और अगर गुज़श्ता 9 माह की बात कर ली जाए और उससे पिछले साल के 9 माह की बात कर ली जाए तो कोई खास तब्दीली जो है वो नजर नहीं आएगी। कोई ऐसी हिकमत अमली है, कोई ऐसी बड़ी कार्रवाई नजर नहीं आएगी जिसमें कहा जा सके कि सरगोदा पुलिस को इसका क्रेडिट दिया जाए। और यही वजह है कि डकैती और चोरी से जो है वो शहरी खौफो हरास में मुब्तला है और खुसूसी तौर पर जितने नवाई इलाके हैं, जो कोट मोमिन का सर्कल है, इसके अलावा बलवाल सर्कल, दीगर जितने भी सर्कल है वहां पर डकैती वारदातें बहुत सी ऐसी हैं जो कि रिपोर्ट भी नहीं हो पाती और शहरी जब अपनी शिकायत या अपनी डकैती वारदात के लिए जो है रिपोर्ट करने पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं तो उससे चोरी का रंग दे दिया जाता है। और इसकी यह भी एक बड़ी वजह है कि शरह कम दिखाई जाती है और जो आला अफसरान है उन्हें सब अच्छे की रिपोर्ट पेश कर दी जाती है और रजिस्टर में जो है वो डकैती को चोरी का रंग दिया जाता है और इसी वजह से शहरियों को भी जो है वो खासी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और जो डकैती वारदातें रिपोर्ट होती हैं उस पर जो है अभी कोई खासा अमल नहीं दिखाई देता। इस हवाले से अगर डीपीओ की बात कर ली जाए तो यहां पर हम एक गुज़श्ता माह के दौरान ऐसी बहुत सी शिकायत रिपोर्ट कर चुके हैं जिसमें एक जानिब 4 मासूम बच्चों की जानिब से गुज़श्ता 1 हफ्ते तक जो है वो डीपीओ ऑफिस के बाहर एहतजाज किया जाता रहा, ताहम डीपीओ ने उनकी कोई सुनवाई ना हुई और फिर एंड उनको मुतलका तफ्तीशी तक भेज दिया गया कि आप ही जो है अपने वालिद का वहां से जाकर इंसाफ लें और वो बैठे रहे। इसी तरह 2 से 3 एहतजाज भी हो चुके हैं डीपीओ ऑफिस के बाहर और उस पर भी कोई खासा जो है वो लायामल दिखाई नहीं दिया, कोई ऐसा बड़ी कार्रवाई दिखाई नहीं दी जिसपे पुलिस को क्रेडिट दिया जा सके या पुलिस की जानिब से कहा जा सके हमने इतने इश्तिहारी पकड़ लिए हैं या इतने डकैत पकड़ लिए हैं। तो इस सारे जो तनाज़ुर है उसमें आप देख सकते हैं कि जो सरगोदा पुलिस है वो डकैतों को जो है वो पकड़ने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। सरगोदा पुलिस डकैतों को पकड़ने में मुकम्मल नाकाम हो चुकी है। फसीउल्लाह, जैसे आपने बताया कि जो सीनियर पुलिस अफसरान हैं उनको साइड लाइन कर दिया गया है, पेट्रोलिंग पुलिस की शॉर्टेज का सामना है जबकि पुलिस की जानिब से कार्रवाई भी ठीक से नहीं की जाती। तो आप बताइएगा इन कमियों और कोताहियों के हवाले से पुलिस डिपार्टमेंट से किसी से आपकी बात हुई है, उनका क्या कहना है इस हवाले से? अच्छा, इस हवाले से उनकी जानिब से हमेशा ही टाल मटोल का काम लिया जाता है कि हमने कुछ पकड़ लिए हैं, तहकीकात कर ली हैं और जल्द अज जल्द जो है मीडिया के सामने लाए जाएंगे। लेकिन जब उनसे पूछा जाता है कि कौन से डकैत के आपने पकड़े हैं उसको मंजर आम पर लाएं ताकि शहरियों को भी पता लगे कि पुलिस यहां पर मौजूद है और वो कार्रवाई कर रही है। लेकिन डीपीओ सरगोदा समेत दीगर जितने भी पुलिस एहलकार हैं वो सिर्फ टाल मटोल से ही काम ले रहे हैं और उनकी जानिब से दावे तो बड़े बड़े किए जा रहे हैं कि हमने बहुत से डकैत पकड़ लिए हैं, बहुत से इश्तिहारी मुलजिम पकड़ लिए हैं, लेकिन कोई खातिर खां जो है वो हमें नताइज दिखाई नहीं दे रहे। जब हमसे
ہم جو ان سے سوال کرتے ہیں کہ ہمیں دکھایا جائے یا ہمیں بتایا جائے یا پریس کانفرنس کر لیں تاکہ شہریوں کو بھی پتہ لگے کہ یار آپ کی کارکردگی کیا ہے. اس حوالے سے یہ دیکھا گیا کہ 27 تھانوں میں سے 18 ایسے تھانے ہیں جہاں پر آپ نے ایس ایچ او ہی جو ہے وہ سب انسپیکٹر یا جونیئر سب انسپیکٹر تعینات کیے ہوئے ہیں, تو وہ ان سے اب کیا کارکردگی کی امید رکھیں گے, جبکہ گزشتہ ادوار میں جو آئی جی پنجاب تھے ان کی جانب سے کلیئر کٹ ہدایات دی گئی تھی کہ جتنے بھی ضلعوں میں انسپیکٹرز ہوتے ہیں انہیں ایس ایچ او تعینات کیا جا سکے تاکہ وہ اپنی صلاحیت کا بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے انویسٹیگیشن بھی بہتر طریقے سے کریں اور کاروائیاں بھی بہتر طریقے سے کریں, اس کے ساتھ ساتھ سرچ آپریشن کریں. تاہم جب آپ جونیئر پوسٹوں کو یہاں پر نوازنا شروع ہو جائیں گے اور خصوصی طور پر یہی کہا جا رہا ہے کہ جو اعلیٰ افسران ہیں پولیس کے ان کی جانب سے انہیں نوازا جاتا ہے, تو اس کی بڑی وجہ یہی دیکھنے میں آئے گی کہ ایک جانب جرائم بڑھے گا, دوسری جانب جو شہری ہیں وہ اپنے قیمتی سامان سے جو ہے محروم ہوتے دکھائی دیں گے. اور گزشتہ 24 گھنٹوں کی بھی مثال آپ کے سامنے ہے کہ 2 ڈکیتی کی وارداتیں ہوئی, اس کے علاوہ 2 چوری کی وارداتیں بھی جو ہیں وہ رپورٹ کی گئی ہیں, اور اس پر بھی دیکھتے ہیں اب کیا لائحہ عمل اپنایا جاتا ہے. اور اس سے اگر 29 ستمبر کی بات کر لی جائے تو وہ دن ایسا تھا جس میں 3 ڈکیتی کی وارداتیں ہوئی تھی اور تھانہ بھاگدان والا کی حدود میں یہ تینوں وارداتیں جو ہیں وہ رپورٹ کی گئی تھی. اور اس کے علاوہ دیگر بہت سی ایسی وارداتیں ہیں جو کہ رپورٹ کی جا رہی ہیں, تاہم اس پر پولیس کی جانب سے کوئی کارکردگی سامنے نہیں آ رہی. جی فصیح اللہ, جیسے آپ نے بتایا کہ جونیئر افسران کو نوازا جا رہا ہے ڈسٹرکٹ سرگودا میں اور یہ ہائر اتھارٹیز کی طرف سے ایسا ہو رہا ہے, اور آپ نے یہ بھی بتایا کہ ڈکیت پکڑ لیے گئے ہیں پولیس کی جانب سے, ایسا کہنا ہے, تو کیا کوئی لسٹ جو ہے وہ شائع کی گئی ہے کہ کون سے ڈکیتوں کو پکڑا گیا ہے؟ اور یہ جو کوتاہی کی جا رہی ہے جونیئر افسران کو نوازا جا رہا ہے, اس حوالے سے پولیس ڈپارٹمنٹ آئی روز کہتی ہے اصلاحات کر رہے ہیں, تو اس حوالے سے بتائیے گا. یہ صرف نام کے اصلاحات ہو رہے ہیں اور اگر عملی طور پر دیکھا جائے تو کوئی اصلاحات ہمیں دکھائی نہیں دے رہے. اگر 27 تھانے ہیں اس میں 18 تھانوں میں اگر آپ نے سب انسپیکٹر لگائے ہوئے ہیں جو کہ 50% سے بھی زائد ہیں, جبکہ یہ ایسا نہیں ہے کہ یہاں پر انسپیکٹر کی کمی ہے. اس حوالے سے ہمارے ذرائع کے مطابق بہت سے قابل انسپیکٹر اس وقت ضلع سرگودا میں موجود ہیں جو کہ جرائم کنٹرول کرنے میں اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں, لیکن انہیں یہاں تو پولیس لائن میں رکھا گیا ہے, یہاں دوسری انویسٹیگیشن ونگ کے ساتھ اٹیچ کیا گیا ہے. اگر ان کو باصلاحیت افسران کو بہتر طریقے سے ان سے استفادہ حاصل کیا جائے تو جو جرائم اس کو کنٹرول کیا جا سکے گا. دوسری بڑی وجہ یہ ہے کہ جو سرچ آپریشن کی کمی ہے وہ بھی دیکھنے میں آ رہی ہے کہ اگر رات کے اوقات میں سرچ آپریشن کو بڑھایا جائے اور خصوصی طور پر جو اہم شاہراہیں ہیں جتنے نواحی علاقے ہیں وہاں پر اگر اس کو منظم طریقے سے اپنایا جائے تو شہریوں کی زندگیوں کو محفوظ بنایا جا سکتا ہے, ساتھ ہی ساتھ ڈکیتی اور چوری کی وارداتوں کو بھی روکا جا سکتا ہے. تاہم جو اس حوالے سے جو اعلیٰ افسران ہیں اور جو ترجمان پولیس کے ان کا کہنا ہے کہ جیسے آپ نے بتایا کہ لکسیاں تھانہ کی حدود میں بھی 2 لاکھ سے زائد مالیت کی ڈکیتی ہوئی اور تھانہ کوٹ مومن کی حدود میں بھی ڈکیتی ہوئی, ان پر کیا کارروائی عمل میں لائی گئی ہے ابھی تک پولیس ڈپارٹمنٹ کی جانب سے؟ ابھی تک تو دیکھیں جی, ابھی تک تو رپورٹ ہی درج ہوئی ہے. اس کے بعد جو کارروائی عمل میں لائی جائے گی وہ دیکھتے ہیں کہ وہ میڈیا کے سامنے رکھتے ہیں یا اس کو بھی چھپانے کی انہوں نے روایت بنا لی ہے. اور خصوصی طور پر جو سرگودا پولیس ہے اس نے یہ جو ہے وتیرہ بنا لیا کہ وہ آیا کوئی اشتہاری پکڑے یا کوئی پکڑے تو اس کو جو ہے سامنے بتانا پسند نہیں کرتے, یا آیا انہوں نے پکڑے ہی نہیں ہوتے تو صرف یہ جو ہے وہ ٹال مٹول سے کام لے لیتے ہیں کہ ہم نے جو اتنی کاروائیاں کر لی ہیں, لیکن اس کو منظر عام پر نہیں لایا جا رہا, نہ ہی اسے بتایا جا رہا ہے کہ کتنے اشتہاری پکڑ لیے ہیں. اس سے قبل میں بتاتا چلوں کہ گزشتہ ماہ کے دوران ہی ایک بنیان ڈکیت گینگ تھا جو کہ جھال چکیاں اور جو خوشاب روڈ ہے وہاں پر وہ بہت متحرک دکھائی دیا تھا, اور آئے روز ایک رات کے اندر وہ 10 سے 11 گھروں کو جو ہے وہ نشانہ کرتا تھا, وہاں پر ڈکیتی وارداتیں کرتا تھا. شہریوں کو جو ہے وہ ڈکیتی مزاحمت پر زخمی ہونے کے بھی واقعات رونما ہوئے. اس میں ڈی پی او کی جانب سے زیادہ ایسا کیا گیا کہ اس تھانے کے جو ایس ایچ او کو ہے وہ پولیس لائن کر دیا گیا, جبکہ کوٹ مومن سے تھانے کے ایس ایچ او کو اٹھا کر جھال چکیاں تعینات کر دیا گیا. اس کے بعد سے ایسے بہت سارے واقعات دیکھنے میں آ رہے ہیں. تاہم ابھی تک بنیان ڈکیت گینگ بھی پولیس کی گرفت سے دور دکھائی دیتا ہے, اور دیگر جتنے نواحی علاقوں میں ڈکیتی کے گینگ اس وقت متحرک ہیں ان کو پکڑنے میں بھی پولیس ناکام دکھائی دے رہی ہے. اچھا فصیح اللہ, یہ بھی بتائے گا جیسے آپ نے کہا بنیان گینگ بھی متحرک تھا اور بھی کئی وارداتیں ہو رہی ہیں, پولیس کی جانب سے کوئی کارروائی نہیں کی جا رہی, تو یہ بتا دیں اس حوالے سے کہ آج کل کے دور میں میٹل ڈیٹیکٹرز بھی موجود ہیں, جدید ٹیکنالوجیز موجود ہیں, تو کیا سرگودا ڈویژن کے پولیس کے پاس کوئی مشینری کسی قسم کا کوئی سیٹ اپ موجود نہیں ہے, یا یہ ان کی سستی اور کاہلی کا سبب ہے؟ جی بالکل, اسے پولیس کی جو ہے وہ سستی, غفلت, لاپرواہی کہا جائے گا, کیونکہ ٹیکنالوجی بہت جو ہے وہ جدید آ گئی ہے. اس کے ساتھ ساتھ پنجاب پولیس کی جانب سے جو ہر آئے روز انیشیٹو لیے جاتے ہیں کہ بہت سے ایسے سب انسپیکٹرز کو کورسز پر بلایا جاتا ہے اور انہیں جدید جو تحقیق کے طریقہ کار. جی بہت شکریہ آپ فصیح اللہ, آپ ہمیں اس حوالے سے تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے. سرگودا میں پولیس ڈاکوں کو نکیل ڈالنے میں ناکام ہو گئی ہے, جبکہ ڈی پی او سرگودا سے موقف دینے سے انکار. گزشتہ 24 گھنٹوں میں ڈکیتی کی 2 وارداتیں رپورٹ ہوئی ہیں. تھانہ لکسیاں کی حدود میں موٹر وے سیال موڑ کے قریب ڈکیتی کی واردات ہوئی ہے. آپ کو بتائیں واسا ملتان مالی بحران کا شکار. واسا نے کمرشل اور انڈسٹریل نادہندگان کے خلاف
तरजीही बुनियादों पर मुहिम शुरू कर दी। वासा के कमर्शियल सारिफीन मजमूई तौर पर 62 करोड़ रुपए के नादहिंदा हैं। मैनेजिंग डायरेक्टर वासा के इंडस्ट्रियल सारिफीन 7 करोड़ 6 लाख रुपए के नादहिंदा हैं। डॉक्टर वासे नासिर के मुताबिक अदम अदायगियों पर नादहिंदगान के सीवरेज और वाटर सप्लाई के कनेक्शन मुनक़ता कर दिए गए हैं। इस हवाले से मैं ज्वाइन किया है नुमाइंदा खुसूसी रज़ा मलिक ने। जी रज़ा मलिक, तफसीलात बताइएगा। जी, वासा ने अपने अरबों रुपए के बकायाजात वसूल करने के हवाले से सख्त मुहिम शुरू करने का फैसला किया और इस हवाले से जो हाउसिंग स्कीम्स हैं बिलखसूस और जो कमर्शियल नादिंदा हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई का आगाज पहले मरले में कर दिया गया है और उनको डिस्कनेक्शंस करने के साथ साथ उनके खिलाफ सख्त लाहेअमल भी इख्तियार किया जा रहा है। और इस हवाले से जो माहाना रिकवरी है वो भी 4.5 करोड़ रुपए से बढ़ गई है। वासा के माली मामलात को हल करने के हवाले से इस तरह के इक़दामात उठाए गए हैं, जबकि सरकारी इदारों से भी बकायदात वसूल करने के हवाले से जो है वो मरासले तहरीर किए गए हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मैनेजिंग डायरेक्टर वासा नासिर इकबाल। सर, नादहिंदा जो लोग हैं, जो प्राइवेट और कमर्शियल इदारे हैं, क्या कार्रवाई उनके खिलाफ की जा रही है और ये सिलसिला कब तक जारी रहेगा? सरकारी नादहिंदगान से किस तरह से जो है वो पैसे वसूल किए जाएंगे? हम जितनी प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं जिन्होंने इलीगल कनेक्शंस लिए हुए थे, हम उनके तमाम के कनेक्शंस डिस्कनेक्ट कर रहे हैं और दूसरा जो जिनके अगेंस्ट रिकवरी ड्यू थी उनको भी नोटिसेस दिए हैं, अगर वो नहीं देते तो उनके भी डिस्कनेक्ट कर देंगे। बहुत सारी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं जो कि अभी हमसे रुजू कर रही हैं पैसे देने के लिए, एक आध दे भी गए हैं, बाकी जो ऑफिसेज हैं उनको भी नोटिसेस दिए हैं ताकि वहां से भी हम अपनी रिकवरी। सरकारी इदारे भी तो करोड़ों रुपए के नादहिंदा हैं वासा के, और इस हवाले से किन मुश्किलात का सामना है उन इदारों से बकायाजात वसूली करने के हवाले से? उन सब से भी हम कांटेक्ट कर रहे हैं, अगर वो भी नहीं देंगे तो उनके भी डिस्कनेक्शंस कर देंगे। जी बिल्कुल, वासा की तरफ से जो रिकवरी मुहिम है उसको सख्त किया गया है। सरकारी इदारे भी नादहिंदा हैं, उनकी बकायाजात अदा न करने के मसाइल कम करने के लिए रिकवरी बढ़ाई जाएगी। नुमाइंदा खुसूसी रज़ा मलिक, बहुत शुक्रिया आपका। अभी आपको बताएं, सीओ हेल्थ ऑफिस मुल्तान की कारकर्दगी में बेहतरी। महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर डिपार्टमेंट की जानिब से तमाम अजला की रैंकिंग जारी कर दी गई। मजीद जान लेते हैं बिलाल न्याजी से। जी बिलाल, बताइएगा। जी बिल्कुल, महकमा सेहत मुल्तान की बात करें तो कारकर्दगी बेहतर आई है। जो इस हवाले से रैंकिंग जारी की गई है गुज़िश्ता माह की, और इस हवाले से जो सीओ स्कोर आया है पंजाब भर में मुल्तान का तीसरा नंबर रहा है। और इस हवाले से जो गुज़िश्ता माह की रिपोर्ट थी उससे बेहतर रिपोर्ट आई है। उस हवाले से हमारे साथ बात करने के लिए सीओ हेल्थ डॉक्टर अरशद मलिक मौजूद हैं। हम उनसे जानते हैं कि वो स्कोर कार्ड के हवाले से क्या कहते हैं। डॉक्टर साहब बताइएगा, मुल्तान सीओ ऑफिस की कारकर्दगी बेहतर हुई है पंजाब में और इस हवाले से अब तीसरी पोजीशन पे आ गया, 98% तक इस हवाले से जो रैंकिंग रही है, तो इस हवाले से क्या कहेंगे और इसको मजीद किस तरह बेहतर बनाया जा सकता है? हमारी जो रैंकिंग जुलाई में थी वो उससे अल्हम्दुलिल्लाह हमने इम्प्रूव किया है अगस्त में, और उसमें पंजाब भर में जो मुल्तान है तमाम सीओ स्कोर्स जिसमें हमारा ईपीआई है, पोलियो है, अटेंडेंस है, अवेलेबिलिटी ऑफ मेडिसिन है, और इसके अलावा जो हमारे बेसिकल यूनिट और आरआईसीज के साइन बोर्ड्स हैं, नॉकडाउन क्राइटेरिया है, इमरजेंसी ट्रे है, डिलीवरीज हैं, लेबर रूम है, उन सब में अल्हम्दुलिल्लाह जो मुल्तान ने पंजाब भर में तीसरी पोजीशन हासिल की है। और उसके साथ मैं ये भी बताता चलूँ कि ये हमारी जो पिछली माह अगस्त में जो पोलियो की कैंपेन हुई है उसमें हमारे 4 जो है वो एलक्यूएस लिए गए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह चारों एलक्यूएस हमारे पास हुए हैं। बिल्कुल, इस वजह से सीओ हेल्थ का ये कहना है कि कोशिश की जा रही है कि इसको मजीद इंप्रूव किया जाए। मुल्तान के सरकारी रैंकिंग जारी कर दी गई है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका। रुख करेंगे मुल्तान का, जहां पंजाब फूड अथॉरिटी की जानिब से स्पेशल मोबाइल मिल्क टेस्टिंग लैब का इफ्तिताह कर दिया गया। इफ्तिताही तकरीब में शहजाद मक्सी, वकारुल हसन और नौमान जफर की शिरकत। जदीद लैक्टो सेक्शन मशीन से दूध की मुकम्मल जांच की जाएगी। डीजी फूड अथॉरिटी के मुताबिक इफ्तिताह के मौके पर डेयरी सेफ्टी टीम ने दूध की जांच का अमली मुजाहिरा भी किया। तो आपको अपडेट कर रहे हैं मुल्तान से, जहां पंजाब फूड अथॉरिटी की जानिब से स्पेशल मोबाइल मिल्क टेस्टिंग लैब का इफ्तिताह कर दिया गया। आपको बताएं, डीसी आमिर खटक का सिटी और सदर के अराजी रिकॉर्ड सेंटर्स का दौरा। असिस्टेंट कमिश्नर आबिदा फरीद और आबगीने खान भी हमरा। डिप्टी कमिश्नर ने पब्लिक सर्विस डिलीवरी को चेक किया। डीसी आमिर खटक ने ज़ेरे इल्तवा रजिस्ट्रियों की पड़ताल की। डिप्टी कमिश्नर अराजी रिकॉर्ड सेंटर में डॉट माफिया की शिकायत पर बरहम। आइंदा डाउट माफिया बारे शिकायत मिली तो अफसरान और अहलकार नौकरी से बर्खास्त होंगे, तो आपको बता रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर ने पब्लिक सर्विस डिलीवरी को चेक किया। डीसी आमिर खटक ने ज़ेरे इल्तवा रजिस्ट्रियों की पड़ताल की। डिप्टी कमिश्नर अराजी रिकॉर्ड
स्पॉट सेंटर में टाउट माफिया की शिकायत पर बरहम हो गए। रुक करेंगे बहावलपुर का, जहां हिफाजती टीकाजात की मुहिम में टाइफाइड वैक्सीन शामिल करने की तैयारी। महकमा हेल्थ ने टाइफाइड वैक्सीन के लिए अफसरान की तरबियत शुरू कर दी है। मजीद जान लेते हैं नुमाइंदा रूही अथर आशारी से। जी अथर, बताइएगा। जी बिल्कुल ऐसे ही है कि टाइफाइड की बात करें तो उसके ट्रेंडिंग जो है उसकी बढ़ रही है, उसके मरीजों की तादाद जो है उसकी क्या वजह है, और ख़ास तौर पर जो हिफाजती टीका जात हैं ओवरऑल जो कैंपेन्स चलाई जा रही होती हैं उसमें वालिदैन का किस तरह का रिस्पांस है, और ख़ास तौर पर जो टाइफाइड की जो वैक्सीन है उसकी लॉन्चिंग और उसकी कैंपेन के हवाले से बात करते हैं डॉक्टर फैसल वहीद साहब, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर बहावलपुर। सर फरमाइएगा क्या सिचुएशन है ओवरऑल और कैंपेन के हवाले से क्या कहेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आपको पता है कि वैक्सीन्स का एक इंतहाई अहम रोल है। किसी भी कम्युनिकेबल डिजीज़ जो मुतअद्दिद मर्ज़ है उसको बचाने में वैक्सीन्स का बहुत अहम रोल है। जो हमारा डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी और EPI प्रोग्राम जो है, हम पहले ही तमाम काफ़ी सारी 10 बीमारियों के ख़िलाफ़ ऑलरेडी इस वक्त हम वैक्सीनेशन कर रहे हैं। तो अब हम इंशाल्लाह गवर्नमेंट टाइफाइड के मर्ज़ को देखते हुए, क्योंकि इसमें देखा ये जा रहा है कि पाकिस्तान में ये मर्ज़ बढ़ भी रहा है रूटीन से ज़्यादा, और उसमें रेजिस्टेंस आ रही है क्योंकि हम एंटीबायोटिक इस्तेमाल करते हुए उस तरह का ख्याल नहीं करते। एंटीबायोटिक्स के बेतरतीब इस्तेमाल की वजह से रेजिस्टेंट टाइफाइड आता जा रहा है। तो गवर्नमेंट इंशाल्लाह इसके ऊपर एक नई वैक्सीन भी लॉन्च करेगी जिसकी ट्रेनिंग के मराहिल शुरू हो गए हैं। तो जैसे ही होगी तो हम इंशाल्लाह उसकी एक कैंपेन करेंगे जिसमें टाइफाइड का मर्ज़ कंट्रोल करने में मदद मिलेगी, और उसके बाद इंशाल्लाह गवर्नमेंट की हिदायत के मुताबिक जैसे भी होगा, अगर इसको EPI के रूटीन प्रोग्राम में भी शामिल किया जाए तो ये शामिल हो जाएगी। बाकी टाइफाइड वैक्सीन की फराहमी पर काम जारी है। अथर आशारी, बहुत शुक्रिया आपका। अभी आपको बताएं मुल्तान सब्जी मंडी में जगह जगह गंदगी के अंबार लग गए। सब्जी मंडी में गंदगी के बाइस ताफुन फैलने लगा। मजीद बात कर लेते हैं मोहम्मद इब्राहिम से। जी इब्राहिम, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मुल्तान की सब्जी मंडी में, जिसका शुमार जनूबी पंजाब की बड़ी मंडियों में होता है, जबकि मुल्तान की सब्जी मंडी जो है वो मुल्तान में सबसे बड़ी मंडी मानी जाती है। इस हवाले से हम यहाँ पर जो शहरी हैं वो रोज़े मामूल की तरह अपने घर का राशन और सब्जी और फल वगैरह के लिए आते हैं, जबकि यहाँ पर जब वो आते हैं तो उनको जो एक बड़ा मसले का सामना करना पड़ता है वो सफाई का मसला है कि यहाँ पर सफाई का जो इंतज़ाम है वो बिल्कुल भी नाकस है। यहाँ पर रोड पर हर जगह पर गंद मचा हुआ है, जिसकी वजह से बदबू जो है वो बहुत ज़्यादा फैली हुई, और साथ साथ गंद जहाँ पर जाए वहाँ पर गंद के ढेर लगे हुए हैं। यहाँ पे हमारे साथ दुकानदार मौजूद हैं, आइए उनसे इस बारे में सवाल पूछें। जी बताइएगा, यहाँ पे सफाई की सूरत हाल इस तरह क्यों है? क्या यहाँ पे अभी कोई कंप्लेन नहीं कराई गई? नहीं, किसी ने भी, मुझे तो लगता है किसी ने कंप्लेंट नहीं की। आपको पता है जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हुए, आप देख सकते हैं अपने चारों तरफ ना, तो कितना गंद मचा हुआ है, जिसकी वजह से लोगों को बीमार पड़ने का ज़्यादा खतरा है। और आपको पता पहले कोविड-19 की वजह से लोग परेशान हैं, और हुकूमत को इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए ताकि जो है ना मसला हल हो सके। जी बिल्कुल, हुकूमत को इस पर तवज्जो देना चाहिए क्योंकि बीमारी जो है, गंदगी जो है वो बीमारी की तरफ लीड कर सकती है। मेरे कैमरामैन अगर आपको दिखा सकें कि यहाँ पर जो है रोड पर बहुत ही गंद है और यहाँ पर ढेर मचा हुआ है, जगह जगह पर गंद जो है वो गिरा हुआ है। इसके साथ साथ जो अवाम जो है उनको आने जाने में भी बड़ा मसला होता है। इसके साथ साथ जो है उनको जो खाने की चीज़ है वहीं पे जहाँ पे फरोख्त हो रही है वहीं पे सामने गंद का ढेर लगा हुआ है। इस हवाले से यहाँ के सब्जी मंडी में जगह जगह गंदगी के ढेर मौजूद हैं। इब्राहिम खान, बहुत शुक्रिया आपका। रुक करेंगे सरगोदा का, जहां शहर का मसरूफ तरीन जैदी रोड टूट फूट का शिकार है। रोड पर जगह जगह गड्ढे पड़े हुए हैं। मजीद जान लेते हैं नुमाइंदा रूही जुनेद खान से। जी जुनेद, बताइएगा। इस वक्त हम मौजूद हैं जैदी रोड रिक्शा मार्केट में, जिसकी सूरत हाल जो है इंतहाई खस्ता हाली का ये शिकार है। सारी सड़क जगह जगह से टूटी हुई है, गटरों का पानी जगह जगह पर जमा है। शहरियों को आमदोरफ्त में आने जाने में काफ़ी दुश्वारी का सामना करना पड़ता है, ख़ास करके स्कूल की छुट्टी के औकात में, और जब सुबह स्कूल लगते हैं उस औकात में तो यहाँ से गुजरना शहरियों का जो है वो काफ़ी महाल हो जाता है। आइए इस हवाले से जानते हैं शहरियों का क्या कहना है। सर ये कहना कि सड़क की कोई किस्मत ही ख़राब है। पहले भी मेंबर बनते रहे हैं, रज़ाक ढिल्लू भी रहा है, दूसरे PTI वाले भी आ गए, कोई भी इसकी तरफ तवज्जो नहीं देगा। हर दूसरे दिन पानी यहाँ खड़ा हो जाता है, एक दिन खुलता है दूसरे दिन फिर जो ना पानी खड़ा हो जाता है। इससे
कोई तवज्जो ही नहीं दे रहा, इंतजामिया भी यहाँ से गुजरती है, कोई भी इस तरफ तवज्जो ही नहीं करता, देखते ही नहीं है इस तरफ। स्कूल के बच्चे गुजरते हैं, नमाजी गुजरते हैं, उनके कपड़े खराब हो जाते हैं, कोई इस तरफ देखते जी, जैसा कि आपने सुना कि साबका गुमतों में भी ये रोड खराब रहा है। अगर मेरा आपको कैमरामैन दिखा सके, तनवीर कैमरामैन हमें दिखा सकते हैं कि इसकी सूरत हाल इंतहाई ख़राब है, आमदोरफ्त में काफ़ी परेशानी होती है। ये रोड काफ़ी अहम है, इसके एक तरफ तो पासपोर्ट ऑफिस है, इसके अलावा जो आसपास हैं निजी स्कूलों की बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद हैं। स्कूलों के बच्चों को आने जाने में शदीद परेशानी का सामना करना पड़ता है। साबिक MP हैं, वो यहाँ से कुछ फासले पे उनका घर है। 10 सड़क टूट फूट का शिकार है, शहरियों को मुश्किलात का सामना है। जुनेद खान, बहुत शुक्रिया आपका। PHA का गैर कानूनी कैंटीन्स के खिलाफ ऑपरेशन गुलगश्त गोलबाग, अमीराबाद पार्क और जिक्रिया पार्क में किया गया। किसी भी गैर कानूनी मुहिम की हौसला शिकनी की जाएगी। तर्जमान PHA के मुताबिक पार्कों के गिर्द तजाविजात को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो आपको बता रहे हैं, मुल्तान में PHA का गैर कानूनी कैंटीन्स के खिलाफ ऑपरेशन। मुल्तान में AC सिटी आबिदा फरीद का गिरां फरोशी में मुलविस दुकानदारों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन। 6 दुकानदार मौके पर गिरफ्तार, मुकदमात दर्ज कर लिए गए। कार्रवाई रेट लिस्ट आवेजा न करने और मुकर्ररा कीमतों से जायद वसूल करने पर की गई। जिला मुल्तान में 2300 दुकानों पर निर्ख चेक किए गए। AC सिटी के मुताबिक गिरां फरोशों को 33,000 रुपए जुर्माना भी किया गया। मुल्तान से ही खबर शामिल करेंगे। महकमा सोशल वेलफेयर दारुल अमान में डॉक्टर्स की तैनातियां ना हो सकें। दारुल अमान में खवातीन को तिब्बी सहूलियात की फराहमी के लिए डॉक्टर की सीट खाली है। मजीद बात कर लेते हैं सुहेरा तारिक से। जी सुहेरा, इस हवाले से बताइएगा। बिल्कुल, सोशल वेलफेयर दारुल अमान में डॉक्टर्स की भर्तियां ताहाल नहीं की जा सकी। सोशल वेलफेयर दारुल अमान में अरसा दराज से डॉक्टर्स की सीट्स खाली हैं। मुल्तान, बिहाड़ी और लोधरा समेत दीगर जनूबी पंजाब के जो अजला हैं जहां पर दारुल अमान मौजूद है, वहां ज़्यादातर में डॉक्टर्स मौजूद नहीं है। वहां पर रिहाइश पसीर जो खवातीन हैं उनको सेहत के मसाइल का सामना करना पड़ता है और उनको तबी सहूलियात की फराहमी के लिए वहां पर डॉक्टर्स को तैनात करने के हवाले से तजवीज़ पेश की गई थी, लेकिन ताहाल डॉक्टर मौजूद नहीं है। वहां पर जो खवातीन हैं उनके लिए नर्स मौजूद है जो कि उनको वहां पर तिबी इमदाद जो है वो फराहम करती है, लेकिन डॉक्टर्स मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से खवातीन को परेशानी का सामना करना पड़ता है। गुज़िश्ता माह जो है वो डिविजनल डायरेक्टर सोशल वेलफेयर की ज़ेरे निगरानी इंटरव्यूज लिए गए। डॉक्टर्स की भर्तियां ताहाल नहीं हो सकीं। सुहेरा तारिक, बहुत शुक्रिया आपका। अभी आपको बताया, रहीम यार खान में DSP जावेद अख्तर जतोई की सरबराही में अमन कमेटी का इजलास हुआ। इजलास में चेहलम हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हवाले से इंतजामात और सिक्योरिटी का जायजा लिया गया। मजीद जान लेते हैं ब्यूरो चीफ आसिम सिद्दीक से। जी आसिम। जावेद अख्तर जतोई की सरबराही में अमन कमेटी का इजलास हुआ। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के 40वें के हवाले से इंतजामात का जायजा लिया गया। जावेद अख्तर जतोई साहब, 40वां हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का आ रहा है, तो इस पर क्या इंतजामात किए जा रहे हैं और अमन कमेटी में किस तरह जो मसाइल पेश किए कि उनको दूर किया जा रहा है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपके नॉलेज में है कि हजरत इमाम हुसैन के चेहलम के आगाज़ होने वाला है, तो इस सिलसिले में आज हमने अमन कमेटी, लाइसेंसदारान, मुतवली हजरात, इस सब की मीटिंग हमने कॉल की थी। कुछ इश्यूज उसके अंदर डिस्कस हुए, कुछ बातें उसके अंदर अराइज हुई, उनकी रिजर्वेशन हमारे सामने, तो हमारी तरफ से सिक्योरिटी प्लान भी वो बन गया है। तो उनके जो छोटे छोटे इश्यूज थे उसको हम रेक्टिफाई कर रहे हैं। अभी मेरी AC साहब के साथ मीटिंग होगी, जो एडमिन के इश्यूज हैं उन्हीं से रिलेटेड हैं, उसको भी इंशाल्लाह रेक्टिफाई करेंगे। और मैं समझता हूँ कि ऐसा इस तरह कोई इशू नहीं, मुकम्मल तौर पर डिस्ट्रिक्ट रहीम यार खान के अंदर, खसूसन सिटी सर्कल के अंदर तमाम अकाबरीन के दरमियान मुकम्मल हम आंगी पाई जाती है। कोई मसला का ऐसा नहीं जो दूसरे के बारे में कोई अपनी रिजर्वेशन रखता हो। तो मैं समझता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला इंतजामिया, अमन कमेटी और बाकी एलाइड एजेंसी सब मिलकर जब चलेंगे तो इंशाअल्लाह ताला ये अयाम अच्छे तरीके से गुजर जाएंगे। इंतजामिया तमाम जो अमन कमेटी के मेंबर। जी, बहुत शुक्रिया ब्यूरो चीफ आसिम सिद्दीक, आप तफसीलात बता रहे थे। अभी रुक करेंगे DG खान का, जहां मिलावट माफिया के खिलाफ घेरा मजीद तंग करने का फैसला। DG खान में दूध में मिलावट माफिया और तज्जिए के लिए लैब कायम कर दी गई। मुशीर सेहत मोहम्मद हनीफ खान पताफी ने पंजाब फूड अथॉरिटी की जेर निगरानी लैब का इफ्तिताह किया। DG खान के आवाम के लिए भी मुफ्त टेस्ट की सहूलत फराहम कर दी गई। मुशीर सेहत के मुताबिक दूध के टेस्ट से मिलावट माफिया बेनकाब होगा। रुक करेंगे बहावलपुर का, जहां फूड अथॉरिटी का महफूज दूध फराहम करने का मंसूबा। शहरी घरों में सप्लाई किया जाने वाला दूध मुफ्त चेक करवा सकते हैं। बहावलपुर समेत जनूबी पंजाब में फूड अथॉरिटी ने मोबाइल लैब मुतारिफ करवा दी। शहरी 200 मिलीलीटर दूध और शनाख्ती कार्ड की कॉपी के साथ
لیبز میں دودھ چیک کروا سکتے ہیں۔ موبائل لیبز ہر روز ضلع کے مختلف دیہات اور تحصیلوں میں جا کر سہولت فراہم کریں گی۔ تو آپ کو بتا رہے ہیں بہاولپور میں فوڈ اتھارٹی کا محفوظ دودھ فراہم کرنے کا منصوبہ، شہری گھروں میں سپلائی کیا جانے والا دودھ مفت چیک کروا سکتے ہیں۔ بہاولپور سمیت جنوبی پنجاب میں فوڈ اتھارٹی نے موبائل لیبز متعارف کروا دیں۔ شہری 200 ملی لیٹر دودھ اور شناختی کارڈ کی کاپی کے ساتھ لیبز میں دودھ چیک کروا سکتے ہیں۔ بہاولپور میں اسلامیہ یونیورسٹی کا اپنی رینکنگ کو بہتر کرنے کا منصوبہ، یونیورسٹی نے ایسوسیٹ لیکچرارز کی آسامیوں پر بھرتی کو تیز کر دیا۔ آسامیوں پر امیدواروں کو شارٹ لسٹ کرنے کے لیے ٹیسٹ کا فیصلہ، تمام امیدوار 7 اکتوبر کو آن لائن ٹیسٹ دیں گے۔ تمام شعبہ جات کے لیے انٹرویوز کا انعقاد 8 اکتوبر سے شروع ہو جائے گا۔ آپ کو بتائیں انٹرمیڈیٹ امتحانات کے نتائج سے مطمئن نہ ہونے والے طلبہ و طالبات کے لیے ایک اور موقع، انٹرمیڈیٹ کے اسپیشل امتحانات میں داخلے کی آج آخری تاریخ ہے۔ مزید بات کر لیتے ہیں نمائندہ روحی الشبہ آصف سے۔ جی الشبہ، انٹرمیڈیٹ کے امتحانات میں اپنے نمبر سے مطمئن نہ ہونے والے طالب علموں کے لیے آج آخری چانس ہے۔ اسپیشل امتحانات میں داخلہ بھرنے کی آج آخری ڈیٹ ہے، 2 اکتوبر آج آخری ڈیٹ ہے اور 10 اکتوبر سے جو ہے اسپیشل امتحانات شروع کیے جائیں گے۔ جو بھی طالبات اپنے نمبر سے مطمئن نہیں ہیں یا ان کو لگتا ہے کہ ان کے مارکس جو ہیں کم آئے ہیں، وہ دوبارہ اپیئر ہو سکتے ہیں اسپیشل ایگزام میں۔ اس کے لیے آن لائن جو ہے تعلیمی بورڈ کی ویب سائٹ پہ جا کے آن لائن داخلہ بھرنا ہوگا۔ بیان حلفی اس کے لیے لازمی ہوگا۔ سارے طالب علموں کو اپنا بیان حلفی جو ہے پکچر بنا کے ویب سائٹ پہ جا کے داخلہ بھرتے ہوئے پیش کرنا پڑے گا اور بینک میں فیس جمع کروا۔ آج آخری تاریخ ہے۔ الشبہ سے بہت شکریہ آپ کا۔ رخ کریں گے رحیم یار خان کا، جہاں ایوانت صنعت و تجارت میں خواتین میں بریسٹ کینسر کی تشخیص کا کیمپ کا انعقاد کیا گیا۔ مزید بات کر لیتے ہیں بیورو چیف عاصم صدیق سے۔ جی عاصم۔ جی رحیم خان، چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری اور کینسر کیئر ہاسپٹل لاہور کی مشترکہ کاوشوں سے خواتین میں بریسٹ کینسر کی تشخیص کا کیمپ لگایا گیا ہے۔ چیمبر آف کامرس کی بلڈنگ میں یہ کیمپ لگایا گیا، یہاں پر خواتین کی بریسٹ کینسر کی تشخیص کی جا رہی تاکہ ان کے ٹیسٹ کی جائے، اگر خدا نخواستہ ان میں بریسٹ کینسر پایا جا رہا ہے تو اس کا بر وقت علاج ہو سکے۔ جو آپ ٹیسٹ کر رہی ہیں، اس ٹیسٹ کو کہتے کیا ہیں اور کس طرح اس کے بریسٹ کینسر کی تشخیص کی جا رہی ہے، اور خواتین میں بر وقت کینسر جب تشخیص ہو جائے تو اس کا علاج ممکن ہے؟ جی، یہ کینسر کیئر ہاسپٹل کی جانب سے ہم لوگ یہ میموگرافی کی سروس یہاں پرووائڈ کر رہے ہیں۔ اس میں یہ بیسیکلی جو فیمیلز ہیں ان کا یہ بریسٹ ایکس رے کیا جاتا ہے، جس میں مطلب جو اسکریننگ میں جو ینگ ہیلدی فیمیلز ہوتی ہیں ان میں کینسر کے ڈائگنوزس کے لیے ٹیسٹ کیا جاتا ہے کہ اس پہ ارلی سٹیج میں ہی جو لمپ وغیرہ یا جو بھی ایشو ہے ان کا وہ ڈائگنوز ہو جاتا ہے، اور پھر فردر اس کی ٹریٹمنٹ وغیرہ الٹرا ساؤنڈ بایوپسیز اور سرجری اور ریڈیشن وغیرہ ان کو پرووائڈ کی جاتی ہے۔ تو کتنی عمر کی خواتین کو اپنا ٹیسٹ کیمپ کا انعقاد کیا گیا ہے؟ بیورو چیف عاصم صدیق آپ تفصیلات بتا رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ بھی آپ کو بتائیں ملتان سنگم تھیٹر میں میوزیکل کامیڈی ڈرامہ محبت پہ ٹیکس آج سے شروع ہوگا۔ اسی حوالے سے مزید بات کر لیتے ہیں نمائندہ روحی وسیم شہزاد سے۔ جی وسیم شہزاد۔ اس وقت میں موجود ہوں سنگم تھیٹر میں، جہاں پر فیملی ڈرامہ محبت پر ٹیکس کی ریہرسل جو ہے وہ اس وقت جاری ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ ڈائریکٹر اعجاز چندہ بھی موجود ہوں گے۔ اعجاز بھائی، کیا نیو لے کے آ رہے ہیں اس ڈرامے کے اندر آپ آڈینس کے لیے؟ کوشش تو یہی ہوتی ہے کہ ہم اپنے سنگم تھیٹر کے لیے کوئی نہ کوئی ایسا آئٹم، کوئی نہ کوئی ایسا گانا، کوئی نہ کوئی ایسا ڈرامہ پیش کریں جس سے پبلک آئے۔ تو اللہ کا احسان ہے، پبلک ڈرامہ دیکھنے آتی ہے اور آرٹسٹوں کی بہت محنت ہے، بہت محنت سے ریہرسل کرتے ہیں یہ لوگ، اور اس کا پھل یہی ہے کہ پبلک پسند کرتی ہے ڈرامے کو۔ یہ بھی بتائیں کہ ڈرامہ کب تک جاری رہے گا اور یہ ڈرامہ باقی اسٹیج ڈراموں سے کس طرح منفرد ہے، کیا پیغام دے رہا ہے؟ محبت پر ٹیکس کس چیز کی عکاسی ہے؟ دیکھیں، ہر چیز پہ ٹیکس لگ رہا ہے تو میں نے کہا محبت پہ بھی ٹیکس لگ جائے تو اچھی بات ہے، تاکہ محبت ہو ہی نہ۔ اگر محبت ختم ہو گئی تو یوں سمجھو کہ پھر سب کچھ ہی ختم ہو جائے گا، تو لہٰذا جو روزمرہ کی چیزیں ان سے ٹیکس ہٹایا جائے تاکہ ہماری زندگی آسان ہو جائے، اس لیے ہم نے محبت پہ ٹیکس لگایا ہے۔ یہ بھی بتائیے گا کہ اس ڈرامے کے لیے آپ نے کون سی کاسٹ جو ہے وہ ہائر کی ہوئی ہے اور کن کو کیا ڈائیلاگز جو ہیں وہ اس حوالے سے کیا کہیں گے کاسٹ کے بارے میں؟ کاسٹ ہماری نیو نہیں ہے، کاسٹ پرانی ہے، 1-2 لڑکیاں بیچ میں چینج کی ہیں، لیکن ڈرامہ بھی ہمارا چینج ہے، تو انشاءاللہ کل لوگوں کو یہ ڈرامہ محظوظ کرے گا۔ اور ملتان میں بہت بڑی کاسٹ ہے، لیکن انشاءاللہ ہمیں اللہ پہ بھروسہ ہے کہ ہمارا ڈرامہ سب سے اچھا ہو۔ کامیڈی ڈرامہ محبت پہ ٹیکس آج سے شروع ہوگا۔ وسیم شہزاد بہت شکریہ آپ کا، اور فی الوقت کے لیے اتنا ہے۔